नमस्कार, आपके साथ मैं हूं गौरव अग्रवाल, मेरे साथ है समीर। और बड़ी खबर आ रही है जयपुर हादसे से जुड़ी हुई। जयपुर हादसे में मरने वालों का आंकड़ा बढ़ गया है। टैंकर ब्लास्ट में 11 लोगों की मौत हो गई है, 38 लोग घायल हैं। हादसे में 40 से ज्यादा गाड़ियां जलकर खाक हो गई। पीएम मोदी ने हादसे पर दुख जताया है। पीएमओ से 2-2 लाख रुपए की आर्थिक मदद का ऐलान किया गया है। तो एक बहुत भीषण हादसा आज जयपुर अजमेर हाईवे पर हुआ तड़के, जब एक सीएनजी और एलपीजी टैंकर में टक्कर हो गई। टैंकर और ट्रक की टक्कर के बाद ये आग लगी थी और तस्वीरें आप देखिए, बहुत ज़्यादा बड़ा हादसा। आग की लपटें बहुत दूर दूर तक गई और बताया जा रहा है कि अब बढ़कर 11 लोगों की, मरने वालों की संख्या बढ़कर 11 हो गई। तस्वीरें जयपुर अजमेर हाईवे पर हादसे के बाद भड़की आग की हैं। हादसे का ये मंजर दिल दहलाने वाला है। गैस की वजह से लगी आग में पूरा अहाता एक झटके में सुलग उठा। अब एक और तस्वीर देखिए, जिसमें साफ देखा जा सकता है कि कैसे गैस टैंकर की टक्कर के बाद रिसाव हुआ और उसके बाद एक झटके में आग लग गई। किसी को भी कुछ समझने का मौका नहीं मिला। कार, टेम्पो, बस, ट्रक, ट्रैक्टर जो भी इस हादसे के दौरान जयपुर अजमेर हाईवे से गुजर रहे थे, वो भी इसके चपेट में आ गए और करीब आधे किलोमीटर तक भयावह मंजर हो गया। ये हादसे की वजह, ये आप देख सकते हैं कि हादसे की वजह ये ट्रक था और इसके साथ साथ में ये सीएनजी से भरा टैंकर, ये सीएनजी से भरा टैंकर जो आप ये देख सकते हैं कि ये केमिकल पूरा बिखर गया। दमकल की गाड़ियों को आग बुझाने के लिए घंटों मशक्कत करनी पड़ी। सीएम भजन लाल ने घटनास्थल पर पहुंचकर लोगों का हालचाल जाना और अधिकारियों को जरूरी निर्देश दिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री ने सड़क हादसे में लोगों की मौत पर दुख जताया और पीड़ित परिवारों के लिए अनुग्रह राशि की घोषणा की। मृतक के परिजनों को 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए दिए जाएंगे। और भोपाल में आईटी डिपार्टमेंट को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। इनकम टैक्स की रेड में 52 किलो सोना बरामद हुआ है। कार से 10 करोड़ कैश भी बरामद किया गया है। बरामद सोने की कीमत 42 करोड़ रुपए बताई जा रही है। एक खाली पड़े प्लॉट में खड़ी थी इनोवा कार और इसी कार से, इसी गाड़ी से ये बड़ी बरामदगी हुई है। गाड़ी और सोने के मालिक की तलाश तेज कर दी गई है। कई बिल्डर्स पर इनकम टैक्स ने छापेमारी की है। कुछ वरिष्ठ आईएएस अफसरों के भी नाम सामने आ रहे हैं। आरटीओ से रिटायर्ड कर्मचारी सौरभ शर्मा के घर पर भी रेड की खबर है। ये 3 तस्वीरें आपके सामने हैं। भोपाल में आईटी रेड की 52 किलो सोना बरामद किया गया है। 10 करोड़ कैश बरामद किया गया है। खाली प्लॉट में ये इनोवा क्रिस्टा गाड़ी पार्क की गई थी और इसी गाड़ी से ये बड़ी बरामदगी हुई। एमपी की राजधानी भोपाल में इन दिनों आयकर विभाग की ताबड़तोड़ छापेमारी चल रही है, जिससे गलत तरीके से पैसे कमाने वाले कारोबारियों में अफरा तफरी का माहौल है। इन सब के बीच कल रात इनकम टैक्स विभाग को बड़ी कामयाबी मिली। आयकर विभाग की टीम ने भोपाल के मिंडोरी से 52 किलोग्राम सोना बरामद किया। साथ ही कार की डिग्गी से 10 करोड़ कैश भी बरामद हुआ। हैरान करने वाली बात यह है कि यह कार लावारिस खड़ी थी। जिस कार से सोना और कैश मिला वो कार चेतन गौर की है। चेतन गौर सौरभ शर्मा का दोस्त बताया जा रहा है। सौरभ शर्मा के घर कल लोकायुक्त की टीम ने छापा मारा था। मध्य प्रदेश की इनकम टैक्स की कार्रवाई में कभी भी इतना ज़्यादा सोना नहीं मिला है। तकरीबन 42 करोड़ रुपए इसकी कीमत है और 10 करोड़ रुपए कैश बरामद हुआ है। 3 दिनों से लोकायुक्त की इनकम टैक्स की कार्रवाई अलग अलग जगहों पर चल रही है, मगर जो हमें जानकारी मिल रही है कि तीनों अलग अलग रेड एक ही जगह पर जाकर मिल रही है। सौरभ शर्मा आरटीओ के कर्मचारी हैं, उनका नाम इसमें आया है। 2.5 करोड़ रुपए कैश तो उनके घर से बरामद हुआ है। कई पूर्व आईएएस अधिकारियों के इसमें नाम सामने आ रहे हैं। और यूपी के मेरठ में कथावाचक प्रदीप मिश्रा की कथा के दौरान आज भगदड़ मच गई। हालांकि भगदड़ में कोई हताहत नहीं हुआ। क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। तस्वीरें मेरठ में पंडित प्रदीप मिश्रा के कथास्थल के एंट्री गेट की हैं, जहां महिलाएं गिरती पड़ती दिखीं। इनमें कई बुजुर्ग महिलाएं भी दिख रही हैं। इसके बाद यहां शोर मच गया। कुछ लोगों ने धक्का देने से रोकने को लेकर आवाज लगाई, जिसके बाद लोग अलर्ट हुए और भीड़ को पीछे आने से रोका। जमीन पर गिरी महिलाओं को उठाया, जिसके बाद हालात सामान्य हो गए। हालात को संभालने के लिए तुरंत पुलिस भी पहुंची। पुलिस के मुताबिक किसी को ज्यादा चोट नहीं आई है और भगदड़ को मामूली बताया गया है। कहा जा रहा है कि महिलाएं प्रदीप मिश्रा की कथा में शामिल होने जा रही थीं। उसी दौरान उन्हें बाउंसर्स ने रोका, जिसके बाद धक्का मुक्की शुरू हो गई और इसी बीच कुछ महिलाएं गिर पड़ी।
बताया जा रहा है कि पंडित प्रदीप मिश्रा की कथा में हर दिन करीब 1.5 लाख श्रद्धालु कथा सुनने पहुंचते हैं। कथा के छठे दिन श्रद्धालुओं की संख्या 2.5 लाख पहुंच गई। पंडाल पूरी तरह से भर गया। रोके जाने पर बाहर खड़े श्रद्धालुओं के बीच आपाधापी का माहौल बन गया, जिससे यह हादसा हुआ। और यूपी के संभल में मंदिर और कुओं का निरीक्षण करने के लिए एएसआई की टीम पहुंची है। टीम ने 5 तीर्थ स्थल और 19 कुओं का निरीक्षण किया है। उत्तर प्रदेश में संभल के खग्गूसराय में प्राचीन सिद्धेश्वर मंदिर मिलने के बाद एएसआई की टीम आज जांच के लिए पहुंची। एएसआई की टीम ने पहले गुप्त रूप से मंदिर और कई कुओं का निरीक्षण किया, लेकिन मीडिया को इसकी जानकारी नहीं दी गई। दोपहर 3 बजे के बाद मीडिया को एएसआई निरीक्षण के बारे में बताया गया, जिसके बाद टीम जिस कुएं का निरीक्षण कर रही थी वहां टीवी9 संवाददाता अभिजीत भी मौजूद थे। संभल में दिल्ली से जो एएसआई की टीम पहुंचनी थी वो अब पहुंच चुकी है संभल, और जगह जगह घूमकर सर्वेक्षण भी कर रही है। अभी छोटे कुएं पर करने के बाद यहाँ पर जो ये बड़ा कुआं है उस जगह का सर्वेक्षण जो है वो टीम के द्वारा किया गया है। ये तस्वीरें हम आपको सीधे संभल से दिखा रहे हैं टीवी9 भारतवर्ष पर एक्सक्लूसिव। और आप देख सकते हैं कि सामने जो एएसआई की टीम दिल्ली से यहाँ पर पहुंची वो स्थानीय अधिकारियों के साथ यहाँ पर लगातार जगह जगह जाकर और उन जगह की तस्वीरें भी ले रही है और अपने नोट्स भी वो बना रहे हैं। ये सर्वेक्षण जो है उसका काम अब यहाँ पर शुरू हो गया है। संभल में एएसआई अब तक 5 तीर्थ और 9 कूपों का निरीक्षण कर चुकी है, जहां से टीम प्राचीन सिद्धेश्वर मंदिर पहुंची, जहां ये जांच की जाएगी कि मंदिर कितना पुराना है। और एसपी सांसद जियाउर रहमान बर्क के संभल स्थित निर्माणाधीन आवास के बाहर आज बुलडोजर कार्रवाई की गई। सांसद के आवास पर 2 दिन के अंदर यह दूसरी कार्रवाई है। संभल सांसद जियाउर रहमान बर्क के आवास पर आज कार्रवाई हुई बुलडोजर की, और घर से लगती हुई जो ये सीढ़ियां थी ऊपर चढ़ने के लिए उन्हें बुलडोजर से ध्वस्त किया गया है। नगर पालिका के द्वारा ये कार्रवाई की गई और डीएम के आदेश पर जो अतिक्रमण हटाओ अभियान पूरे संभल में चलाया जा रहा है उसी के तहत ये कार्रवाई की गई। तो 2 दिनों के भीतर ये दूसरी कार्रवाई जो कि उनके आवास पर की गई है। कल यहाँ पर बिजली विभाग की कार्रवाई देखने को मिली थी, जिसके तहत उनके घर के बिजली का कनेक्शन काट दिया गया था। उसके संभल सांसद जियाउर रहमान बर्क पर बिजली चोरी के मामले में बिजली विभाग ने 1 करोड़ 91 लाख का जुर्माना लगाया है। बिजली विभाग ने संभल से समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान के आवास परिसर में बिजली के इस्तेमाल में गड़बड़ी की जानकारी मिली थी। उधर संभल में अतिक्रमण हटाओ अभियान के तहत नगर पालिका की कार्रवाई जारी है। सूत्रों के मुताबिक संभल के सांसद जियाउर रहमान बर्क ने गृह मंत्री अमित शाह से मिलने का समय मांगा है। जानकारी के मुताबिक बर्क ने संभल के हालात, कानून व्यवस्था और पुलिस की कार्रवाई को लेकर अपनी बात रखने के लिए उनसे समय मांगा है। और संघ प्रमुख मोहन भागवत ने मंदिर मस्जिद विवाद को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि मंदिर ढूंढने वालों को एक तरह से उन्होंने नसीहत दी है। संघ प्रमुख ने क्या कहा है अपने बयान में, सुनते। श्रद्धेचा आदर सगळं राम मंदिर झालं पाहिजे, ते होत आहे। हिंदूंची श्रद्धा असताना हिंदूंना वाटतं, परंतु असं केलं म्हणजे हिंदूमध्ये नेता होता येतं म्हणून, किंवा अतिरेकी भूतकाळाच्या ओझ्याच्या परिणामामुळे अतिरेकी तिरस्कार, द्वेष, शत्रुता, संशय याच्या पोटी रोज एक नवीन प्रकरण काढणे हे कसं चालेल? हे नाही। भागवत का ये बयान ऐसे वक्त में आया है जब मंदिर मस्जिदों को लेकर नए नए विवाद सामने आ रहे हैं। ये बयान उन लोगों के लिए सख्त संदेश है जो जगह जगह मंदिर ढूंढते रहते हैं। इससे पहले भी मोहन भागवत ने नसीहत देते हुए कहा था कि हमें हर जगह मंदिर ढूंढने की जरूरत नहीं है। ठीक है, प्रतीकात्मक कुछ हमारी विशेष श्रद्धा थी, ऐसे स्थानों के बारे में हमने कहा, लेकिन रोज एक मामला निकालना नहीं है, ये भी नहीं करना चाहिए। हमको झगड़ा क्यों बढ़ाना है? ज्ञानवापी के बारे में हमारी कुछ श्रद्धाएं हैं, परंपरा से चलती आई, हम कर रहे, ठीक है, परंतु हर मस्जिद में शिवलिंग क्यों देखना? और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सनातन को लेकर क्या बयान दिया है, आइए अब आपको ये सुनाते हैं। कि अगर विश्व मानवता को बचाना है तो उसका एक ही मार्ग है, वह है सनातन धर्म का सम्मान करो। सनातन धर्म सुरक्षित है तो दुनिया में सब कोई सुरक्षित है। और याद करिए, दुनिया के अंदर अकेले सनातन धर्म है जिसने दुनिया की हर जाति, हर मत, हर मजहब, हर संप्रदाय के लोगों को उसकी विपत्ति के समय शरण देकर के संरक्षण दिया है, उसे फलने फूलने का एक अवसर दिया है।
काशी में काशी विश्वनाथ मंदिर, कभी अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि, कभी मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि, कभी संभल में कल के अवतार की हरिहर भूमि, कभी भोज में ज्ञान के विस्तात्री देवी मां सरस्वती के पावन मंदिर को नष्ट किया जाता है, तोड़ा जाता है, अपवित्र किया जाता है। और संघ प्रमुख मोहन भागवत के बयान पर सत्येंद्र दास वेदांती और मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी बरेलवी ने क्या कहा है, आइए सुनते हैं। मैं माननीय मोहन भागवत जी से बिल्कुल सहमत हूं कि जिस तरह से उन्होंने कहा है कि नया विवाद वास्तव में, लेकिन नया विवाद जो आज संभल की घटना है वो संभल की घटना नया विवाद नहीं। काशी विश्वनाथ में अभी जो काशी में एक मंदिर का दर्शाया गया तो आताताइयों के द्वारा जो काबिज था, जो कोई नया कार्य नहीं है। तो ऐसे प्राचीन कार्य जो है, जो हमारे 500 वर्ष 400 वर्ष पुराने जो मंदिर मठ थे, जो काबिज थे, जिन्होंने आताताइयों ने बंद कर रखा था, जहां पूजन पाठ नहीं हो पा रहा था और जो इतिहासों में वर्णित है, उसे नया नहीं कहा जा सकता है। मोहन भागवत जी ने आज जो बात कही है वो बात सबको सुनना चाहिए और उस पर अमल भी करना चाहिए। इससे पहले भी उन्होंने कहा था और आज फिर अपनी बात को उन्होंने बड़ी प्रमुखता से दोहराया है और वाज़ेह अंदाज में कहा है कि हर मस्जिद के नीचे मंदिर तलाश न किया जाए। इन लोगों को जरूर मोहन भागवत जी की बात सुनना चाहिए और उस पर अमल करना चाहिए। और यही हालात अगर रहे तो देश की सालमियत पर खतरा लगने लगे। और दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी पर बड़ा आरोप लगाया है। केजरीवाल ने कहा है कि पूर्वांचलियों को रोहिंग्या बताती है बीजेपी, पूर्वांचल के वोटर्स का नाम कटवाने की साजिश है। बीजेपी वालों से दूर रहे पूर्वांचली लोग, ये अपील की है अरविंद केजरीवाल ने। सदन के अंदर भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा जी ने कबूल किया कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पूर्वांचल समाज के, रोहिंग्या के, बांग्लादेशियों के नाम कटवा रहे हैं। हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं और ये एक पूरे पूर्वांचल समाज के खिलाफ साजिश है। एक तरफ उनको कहा जा रहा है कि वो रोहिंग्या हैं, यूपी और बिहार से आए हुए दिल्ली के अंदर बसे हुए लोग जिन्होंने जो 30-30, 40-40 साल से दिल्ली में रह के और दिल्ली को बनाने का काम कर रहे हैं, उनको रोहिंग्या कैसे कहा जा सकता, उनको बांग्लादेशी कैसे कहा जा सकता। पूर्वांचल के लोगों को कहना चाहता हूं कि हम आपके नाम किसी हालत में नहीं कटने देंगे। आपको सम्मान दिया है हमने, आपको सम्मान की ज़िंदगी देंगे, लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना, कोई बीजेपी वाला अगर आपके घर आए उसको अपना नाम मत बताना, उसको अपनी डिटेल्स मत बताना, अपना वोटर कार्ड मत दिखाना, किसी बीजेपी वाले के साथ संपर्क मत रखना। कोई भी बीजेपी वाला आएगा वो हो सकता है आपके नाम कटवाने के लिए आपसे आपका नाम और वोटर कार्ड डिटेल मांग रहा है। और एक देश एक चुनाव बिल पर विचार के लिए संसद में जेपीसी का गठन कर दिया गया है। भर्तृहरि मेहताब इसके अध्यक्ष होंगे। We referred to a joint committee of the houses consisting of the following 27 members of this house. जेपीसी में लोकसभा के जिन 27 सदस्यों को शामिल किया गया है उनमें सबसे पहले पीपी चौधरी का नाम है। संसद की ओर से जारी लिस्ट में केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर और बीजेपी सांसद बांसुरी स्वराज का नाम भी है। इस नई सूची के बाद अब जेपीसी में 31 के जगह 39 सदस्य हो गए हैं। इसमें लोकसभा से 27 और राज्यसभा से 12 सदस्य हैं। आपको बता दें कि अब कांग्रेस से समिति में लोकसभा से प्रियंका गांधी, सुखदेव भगत और मनीष तिवारी शामिल हैं, जबकि शिवसेना यूटीबी से अनिल देसाई, समाजवादी पार्टी से छोटेलाल, एलजेपी रामविलास से शांभवी चौधरी और सीपीएम से के राधाकृष्ण समिति का हिस्सा होंगे। जेपीसी के सदस्यों की संख्या में बढ़ोतरी का एक फैसला कुछ राजनीतिक दलों की आपत्ति के बाद लिया गया है। राज्यसभा में घनश्याम तिवारी, भुवनेश्वर कालिता, डॉक्टर के लक्ष्मण, रणदीप सुरजेवाला और मुकुल वासनिक समेत कुल 12 लोग समिति में शामिल किए गए हैं। राज्यसभा में जेपीसी के गठन के बाद संसद को अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया है। और बड़ी खबर, 20 जनवरी तक बीजेपी के नए अध्यक्ष का ऐलान संभव। सूत्रों के मुताबिक 15 जनवरी तक नए अध्यक्ष पद के लिए नॉमिनेशन हो जाएगा और 15 जनवरी तक ही जिला स्तर तक चुनाव भी हो जाएंगे।
वहीं 17 से 18 जनवरी तक 50% प्रदेश अध्यक्षों का चुनाव हो जाएगा और राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनाव के लिए परिषद के सदस्यों की नियुक्ति भी हो जाएगी, जिसके बाद 20 जनवरी तक बीजेपी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष का ऐलान हो सकता है, ये सूत्र बता रहे हैं। और खबरों में आगे बढ़ते हैं। बैंक अब क्रेडिट कार्ड ग्राहकों से ज्यादा लेट फीस वसूल सकेंगे क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन के फैसले पर रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने आज क्रेडिट कार्ड बकाये पर ब्याज की सीमा 30% तय करने के 2008 के नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन के फैसले को रद्द कर दिया है। जस्टिस बिला त्रिवेदी और जस्टिस सतीश चंद्रा शर्मा की बेंच ने एक मामले में फैसला सुनाते हुए कहा कि पूर्ववर्ती कारणों के मद्देनजर NCDRC के फैसले को रद्द किया जाता है, जिसके बाद अब क्रेडिट कार्ड के बिल का भुगतान समय पर नहीं करने वालों को मोटा ब्याज देना पड़ सकता है। NCDRC के 2008 के फैसले में कहा गया था कि बैंक क्रेडिट कार्ड के बकाया पर 30% से ज्यादा ब्याज वसूलना अनुचित व्यापार व्यवहार के समान होगा। NCDRC ने क्रेडिट कार्ड बकाया पर 36% से 49% के बीच ब्याज दर वसूलने के लिए बैंकों को कड़ी फटकार लगाई थी। जानकारी के मुताबिक NCDRC ने पाया था कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने क्रेडिट कार्ड पर मिलने वाली क्रेडिट सुविधाओं पर ली जाने वाली बैंकों की ब्याज दरों पर कोई खास दिशा निर्देश जारी नहीं किए हैं। इसी कमी में बैंक को उच्च ब्याज दरें निर्धारित करने की इजाजत दे रखी है। और बेंगलुरु के इंजीनियर अतुल सुभाष की आत्महत्या का मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। अतुल की मां ने सुप्रीम कोर्ट में अपने पोते की कस्टडी को लेकर याचिका दाखिल की। अतुल सुभाष की मां अंजू देवी मोदी ने 4 साल के पोते को लेकर दाखिल अपनी याचिका में कहा कि उसे कोर्ट के सामने लाया जाए। वो बच्चा कहां है, ये किसी को नहीं पता है। अंजू की तरफ से याचिका एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड कुमार दुष्यंत सिंह ने दाखिल की है, जबकि इस पर वरिष्ठ वकील गौरव अग्रवाल ने बहस की, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश, हरियाणा और कर्नाटक सरकार को नोटिस जारी किया है। मामले की अगली सुनवाई 7 जनवरी को होगी। आपको बता दें कि अतुल की पत्नी और उनके ससुराल वाले अतुल सुभाष को आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप में जेल में है। इस बीच दहेज कानूनों के दुरुपयोग के खिलाफ भी सुप्रीम कोर्ट में रामेश्वरम सहित कई लोगों ने एक जनहित याचिका दायर की है। याचिका में कहा गया है कि दहेज कानून के दुरुपयोग के चलते हालिया घटना ने सभी को गहराई से प्रभावित किया है, जिससे हमारी कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। यह हमें इस बात का पुनर्विचार करने के लिए मजबूर करता है कि क्या महिलाओं को प्रदान किए गए अधिकारों का जिम्मेदारी से उपयोग किया जा रहा है या नहीं। कुछ मामलों में उत्पीड़न के कानून को उपकरण के रूप में भी दुरुपयोग किया जा रहा है। और प्रधानमंत्री मोदी कल से 2 दिन के कुवैत दौरे पर रहेंगे। विदेश मंत्रालय ने उनकी यात्रा को लेकर जानकारी दी। Narendra Modi will undertake a visit to Kuwait on 21st and 22nd December 2024 at the invitation of the Amir of the State of Kuwait, His Highness Sheikh Mashal Al Ahmed Al Jabbar Al Sabah. This marks the first visit by an Indian Prime Minister to Kuwait in 43 years. India and Kuwait share an age-old bond characterized by historical ties, robust economic exchanges, and vibrant cultural connections. India ranks among Kuwait's top trading partners, with bilateral trade between the two countries at more than $10 billion during the year 2023-24. Kuwait also remains a reliable energy partner for India. और कोविड के दौरान शहर की सड़कों पर ठेले रेहड़ी लगाने वालों के अस्तित्व पर गंभीर संकट खड़ा हुआ। इसे देखते हुए मोदी सरकार ने 2020 में पीएम स्वनिधि स्कीम शुरू की, जिसका असर दिख रहा है। ये रिपोर्ट देखिए। पीएम स्वनिधि यानी पीएम स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि स्कीम का मकसद शहर की सड़कों से कारोबार करने वाले रेहड़ी वालों की वित्तीय मदद करना है और उन्हें सबल बनाना है। राज्यसभा को शहरी विकास राज्य मंत्री ने बताया कि 8 दिसंबर 2024 तक पीएम स्वनिधि स्कीम के तहत रेहड़ी वालों को 13,422.16 करोड़ के 94,31,000 लोगों को लोन दिए गए हैं। 94,31,000 लोन में से 40,36,000 लोन चुकाए जा चुके हैं। स्वनिधि स्कीम के तहत अलग अलग चरण में 10,000, 20,000 और 50,000 के लोन बिना किसी जमानत के देने का प्रावधान है। पीएम स्वनिधि स्कीम के तहत सभी राज्यों को उनके आकार के आधार पर 3 वर्गों में बांटा गया है: बड़े, पहाड़ी और उत्तर पूर्वी राज्य।
छोटे राज्य और केंद्र शासित प्रदेश, सभी राज्यों को उनके आकार के मुताबिक लोन का टारगेट दिया जाता है और फिर उनकी परफॉर्मेंस जांचकर उन्हें रैंक दी जाती है। जुलाई 2024 में पीएम स्वनिधि स्कीम की परफॉर्मेंस में मध्य प्रदेश ने पहला स्थान हासिल किया था, जबकि दूसरे नंबर पर असम रहा था।